हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। रिसेंटली अभी हमने एक वीडियो अपडेट किया था यूपीएससी 2020 के कट ऑफ से रिलेटेड, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है यूपीएससी 20 का उसमें। लेकिन हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जता रहे थे। उनके कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे लोग दुखी थे, चिंतित थे। तो हमें लगा कि एक एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअल में जो अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो लोग ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं और उनके अंदर जो ये आक्रोश है या फिर गुस्सा है या फिर चिंता है जो भी है वो कैसे कम हो सकता है या फिर वो कैसे बैलेंस आउट हो सकता है। एक्चुअल में मुद्दा ये था कि 2020 यूपीएससी कट ऑफ में जो जनरल की कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स एग्जाम में वो 92.5 थी और यहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ गई 77.5। अप्रॉक्सीमेटली ये डिफरेंस है 15 मार्क्स का। अब आपको भी पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में 15 मार्क्स बहुत मायने रखता है, बट इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये हर साल तो नहीं आता, ये इस साल आया है। 2019 में भी अगर आप लोग देखोगे तो डिफरेंस 8 मार्क्स का है। बाकी जो भी रिसेंट एग्जाम्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे बिहार पीसीएस के और रिजल्ट आया था महाराष्ट्र पीसीएस का। तो वहाँ पर महाराष्ट्र पीसीएस में तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम ही कट ऑफ गई थी एंड एट द सेम टाइम बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम लोग अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 मार्क्स का डिफरेंस है। किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप देखो 4, 5 नंबर, 6 नंबर इतना चलता है। एक्चुअल में रिजर्वेशन देने का मतलब भी वही है कि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है किसी भी सेंस में उसको हम थोड़े बेनिफिट्स दे सकें। सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस होता क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। 2019 में ये एक पीडीएफ गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर 31 जनवरी 2019 में एक ऑफिस मेमोरेंडम के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कौन होते हैं और उनको कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, रिजर्वेशन का एग्जेम्पशन क्या क्या है, साथ ही साथ कौन से सेक्शन में हम ये रिजर्वेशन दे सकते हैं, इनकम और एसेट का क्राइटेरिया क्या होगा, इनमें फैमिली जो वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। कौन इसको दे सकता है, कहाँ पर लागू होगा, वगैरह वगैरह। तो आप ये पीडीएफ चाहें तो ये तो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। बट क्रक्स इसका क्या है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, उस कैटेगरी के पर्सन को हम बोल सकते हैं जो कि एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों सेक्शंस में शामिल नहीं है। मतलब कि वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं बट वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं या फिर इकोनॉमिकली एक डिफरेंशियल पोजीशन में है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर हैं, जिसके लिए सरकार ने 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। और ये 10% रिजर्वेशन उनको किसी भी सिविल पोस्ट और सिविल सर्विसेज, मतलब जो भी गवर्नमेंट और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के लिए होते हैं, उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये रिजर्वेशन लगता। मतलब ये 10% का नियम लागू हो जाएगा उनके ऊपर। इसमें 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि अब आप लोग अपने अपने नियम कानून बना लो, हम आपको थोड़े बहुत जानकारी दे देते हैं। जैसे कि वो जो आपको मैंने अभी पीडीएफ बताया उसमें साफ साफ लिखा था कि देखो स्टेट आपके ऊपर है कि आप अपने अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए या फिर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब भी आप इनरोल करते हो किसी को, उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, कैसे नियम बनाते हो, हम आपको एक आइडिया दे देते हैं। और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए या फिर मतलब सेंट्रल रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए आप हमेशा इन रूल्स को फॉलो करोगे, ऐसा उन्होंने बताया। अब उसमें यह था कि आपके फैमिली का ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, जो भी जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट बिलोंग करता है, और साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज में ऑब्वियसली उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। एट द सेम टाइम कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए कि उन लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से 200 स्क्वायर यार्ड होंगे नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी या फिर स्पेसिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और अगर उनका रेजिडेंशियल एरिया है, अपना घर है, तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ भी होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये एक्चुअल में जो एसेट्स यहाँ पर दिया गया है इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि फैमिली, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। फैमिली वर्ड जो है वो इस हिसाब से यूज़ किया गया है कि जिसका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा है
उस फैमिली के, उसके फैमिली में किसको कंसिडर करेंगे? उनके पेरेंट्स को, उनके सिबलिंग्स को, मतलब उनके भाई बहन को जो कि 18 साल से कम एज के हैं। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनके स्पाउस, और अगर उनके बच्चे 18 साल से कम हैं, उनके जितने भी ऐसे एसेट्स होंगे उन सबको इस फैमिली वाले एसेट में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर अब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो भी थे उस वाले वीडियो में, मुझे लगता है कि उनका भी डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि 18 साल से बड़ा अगर कोई भी आपके फैमिली में भाई बहन है तो उसको आपको अपनी फैमिली एसेट में इंक्लूड नहीं करना है, वो उसका अलग काउंट होगा। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि जैसा मैंने आपको भाई बताया कि रिजर्वेशंस हर जगह पर इतने कम नहीं हैं। तो इस साल का रीज़न क्या हो सकता है? देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आया, उस टाइम पर कितने लोग अवेयर थे, सोशल सिचुएशन कैसी थी, उस टाइम पर कोविड का सिचुएशन था, बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया होगा, ऐसा मे भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। EWS सर्टिफिकेशन के लिए कितने लोगों का अवेयरनेस है अभी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस कैटेगरी में कितनी सीट्स रिजर्व की गई थी, एलिजिबिलिटी में कोई कितना कॉन्फिडेंट है, किसको कितना पता है कि नहीं। अभी जैसे आज तक भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं EWS के लिए मतलब एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो डेफिनेटली आज से 1 साल पहले जब इसका नोटिफिकेशन आया होगा, आज से 18-20 महीने पहले, तो उस टाइम पर भी लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो मे बी उस टाइम पर कम लोगों ने इसमें भरा हो, और कितने EWS वाले लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारी लीगल कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रही हैं EWS कैटेगरी को लेके। तो अभी भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर ये मार्क्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा आया है। तो क्या एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम यही मान के चलें क्या? देखो मेरा मानना ये रहेगा कि हमें इस पर पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आए हो, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हो कि मैं तो रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, OBC का हो सकता है, SC ST या फिर EWS, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो ना कि हमें तो बस इतना ही कट ऑफ क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उस कट ऑफ से और पीछे ही रह जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप अपने आप को हमेशा जनरल कैटेगरी में कंसीडर करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं तो चलो ठीक है, वो चलता है, बट एटलीस्ट आप एम तो करो इस चीज़ के लिए कि आप जनरल कैटेगरी में हो। फाइट उतना करो, आप अपने आप को अगर 110 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हो तो अब मार्क्स 92 आता है या 77 आता है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके मन में नहीं आएगा। एंड एट द सेम टाइम ये कंपटीशन है और रिजर्वेशन क्राइटेरियाज ऑलरेडी डिफाइंड है लोगों के लिए। आप इस एग्ज़ाम में इसीलिए आए हो ये जानते हुए कि इसमें रिजर्वेशंस लागू होंगे, तो रिजल्ट देखने के बाद इतना चौंकना वो ज़रूरी नहीं है। और एट द सेम टाइम अभी जिस हिसाब से लोगों के अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप ये कंसिडर करो, एक एग्जांपल देखो कि पहले फीमेल्स की कट ऑफ, जहाँ पर भी ऐसे फीमेल और मेल की कट ऑफ अलग अलग जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। लेकिन अब आज के टाइम पर आप देखोगे फीमेल्स अवेयर हैं, अच्छे खासे फीमेल्स अब अवेयर हैं, सभी एग्जाम्स में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये गैप अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिमिलर गोज विथ ओबीसी का जो ये पहले कट ऑफ बहुत ज़्यादा आता था, किसी किसी एग्जाम्स में तो ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा आया है जनरल कैटेगरी से, तो वो एक अलग सीन बनता है। डिपेंड करता है कि कितने लोग इस कैटेगरी के इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके सर्टिफिकेट्स बनवा लिए हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप ऐसा अनुमान लेके कभी भी मत चलो कि 10-15 नंबर की कमी भी रही तो भी EWS सर्टिफिकेट से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ यूपीएससी एग्जाम को लेके मत चलो। आगे आने वाले टाइम पर लोग अवेयर होंगे, EWS के सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोग बनवा लेंगे, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जनरल का कट ऑफ और EWS का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन 2019 में जो ये 5 नंबर का भी डिफरेंस है, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये 5 नंबर का भी डिफरेंस ना हो, ऐसी संभावनाएं पूरी हैं। तो यहाँ पर देखो इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत तो फॉर श्योर होने वाला है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए वो तो डेफिनेटली EWS के सर्टिफिकेट्स को बनवा लें। उस PDF को आप जरा और भी डाउनलोड करके देखना, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कैसे बनेगा। तो जिनको भी नहीं पता है वो आराम से वहाँ पर अप्रोच करके उसको बनवा सकते हैं। तो बस आज के डिस्कशन में यही आपको गाइड करना था कि आपको ये थॉट प्रोसेस लेके नहीं चलना है कि किस रिजर्व कैटेगरी में आप हो और आपको कितने पर एम करना है। आप एम हमेशा जनरल एस्पिरेंट के हिसाब से ही करोगे, वो आपको हमेशा एग्जाम में अच्छे पोजीशन पर बनाए रखेगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।